हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। और आप सब बच्चों को मेरी तरफ से एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। अच्छे से अपना पेपर क्रैक करके आएँ। कर लेंगे आप क्रैक, मुझे पता है। सीए का बच्चा पढ़ने के अलावा कुछ करता ही नहीं। अच्छा जी बेटे, इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो मॉक टेस्ट पेपर 2 है, मतलब अप्रैल 22 सीरीज़, एक एमटीपी में शेयर कर चुका हूँ, वो थी मार्च 22 सीरीज़। ये मॉक टेस्ट पेपर 2 आपका है अप्रैल 22 सीरीज़ और सेकंड ग्रुप एडवांस अकाउंट्स के लिए है। आपको पता है मैं सारे आरटीपी एमटीपी वो भी करवाता रहता हूँ, तो ये एक एमटीपी रह गई है सेकंड ग्रुप की। आरटीपी मैंने शेयर कर दी थी मई 22 के लिए, एमटीपी 1 भी शेयर कर दी थी, एमटीपी 2 का वीडियो रह गया है और मैं ये एमटीपी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ है ही नहीं इस एमटीपी के अंदर। अगर कोई बच्चा इस एमटीपी को स्किप करना चाहे, वीडियो को मैं शुरू में बोल रहा हूँ, कर सकते हो आप। देखना चाहो देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन, जिन जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट पेपर दिया होगा उनको पता है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्लास बुक में से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्लास बुक बोल लो, स्टडी मटेरियल बोल लो, पास्ट एग्जामिनेशन बोल लो, क्योंकि मेरी जो क्लास बुक है वो है तो आईसीआई के क्वेश्चन ही। सारा स्टडी मटेरियल हम करा देते हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करा देते हैं, आरटीपी एमटीपी करा देते हैं, है तो सारा इंस्टीट्यूट का ही माल। ठप्पा जिंदा लगा देता अपना उसके ऊपर। तो क्लास बुक बोलो या आईसीआई का मटेरियल बोलो, एक ही बात है। इंस्टीट्यूट ने कोई नया क्वेश्चन नहीं दिया, इंस्टीट्यूट ने अपने ही क्वेश्चंस को रिपीट किया है। लेकिन मैं फिर भी आपको क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर मार्क कर देता हूँ, और ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ क्लास बुक में ये वाला क्वेश्चन आया था। एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 1 सबको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आता है जी। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का कंपलसरी, फिर 5 में से 4 करने होते हैं। 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी एएस में से 5-5 नंबर के 4, फिर 5 में से 4 करने होते हैं। तो 80 नंबर का पेपर आपके पास वो है, 20 नंबर का कंपलसरी है, 100 नंबर का पेपर है। सीधी सी बात, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 5 करने होते हैं, लेकिन पहला कंपलसरी होता है। तो ये हमारे सर 100 मार्क्स की कवरेज में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका ए पार्ट है। मैं पहले एएस वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ, फिर बस आपको मैंने क्लास बुक के क्वेश्चंस बताने हैं, चैप्टर का नाम बताना है। ठीक है जी। जिंदल सर, क्या हमने ये एएस वाले क्वेश्चंस नहीं किए हुए? सब किया हुआ है आपने, एएस के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। बस पहला क्वेश्चन एक होता है कि मैं बोल देता हूँ, कंपलसरी क्वेश्चन कर लो, क्या बुराई है उसमें, है ना। क्वेश्चन कहता है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। लीज की इंसेप्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट, इनिशियल एंट्री। आपसे एक एंट्री मांग रहा है इंसेप्शन पे, टू रिकॉर्ड द एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। लो कर लो बात, लेसी के बुक्स में आपसे फर्स्ट एंट्री मांग रहा है, और बच्चे बच्चे को पता है AS 19 का लेसी के बुक्स में पहली एंट्री पास होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। इसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ एसेट एंड लीज लायबिलिटी। और बच्चे बच्चे को पता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और PV ऑफ MLP विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और PV ऑफ MLP विच एवर इज लोअर, AS 19 का रूल है सर। फेयर वैल्यू और PV ऑफ MLP विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है, MLP की PV आपको निकालनी पड़ेगी सर। और MLP में 2 चीज़ें आती हैं, लीज रेंटल और GRV। मैं नहीं बता रहा, मैंने सब चीज़ें क्लास में आपको करवाई हुई हैं। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन की कैलकुलेशन कराऊंगा यहाँ पे। अच्छा, ये देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे को बड़ा मज़ा आता है सर, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं, कैलकुलेशन करनी होती है सिर्फ। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो इसको स्किप कर चुके होंगे, यार ये तो किया हुआ है यार, कुछ नया है नहीं। लीज पीरियड 5 साल का है जी,
लीज रेंटल 50,000 है, साल के एंड में देना है। ये भी बड़ा पंगा होता है, शायद आपको याद हो, इन द बिगनिंग एट द एंड। इन द बिगनिंग है तो पीवी फैक्टर बड़े ध्यान से, पहला पीवी फैक्टर 1 लेना होता है, याद है ना, पर ये तो एंड है, तो सिंपल क्वेश्चन है। जीआरवी दे रखी है आपको 25,000 की, फेयर वैल्यू आपको दे रखी है 2 लाख की, इंट IRR आपको दे रखा है 12.6%, हमारे किसी काम का नहीं, क्यों, डिस्काउंट रेट भी आपको दे रखे हैं। ये लो जी, अगर डिस्काउंट रेट ही आपको दे दिए तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5, इन पाँचों का टोटल मार के एनओटी बना लो। अगर हम वर्किंग बनाए तो नोटिंग वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ MLP, तो आपको पता है सबसे पहले पीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, पेपर में तो पूरा लिख के आना, पेपर में पूरा लिख के आना प्रेजेंट वैल्यू, ये शॉर्टकट सिर्फ टीचर्स को अलाउड होते हैं। पीवी ऑफ लीज रेंटल्स, बताओ जी एनओटी कितनी आई, कैलकुलेटर उठाओ, पांचों पीवी फैक्टर का टोटल लगाओ और मुझे एनओटी बताओ। मेरे पास है जी 0.89 प्लस 0.890 प्लस 0.790 प्लस 0.7 प्लस 0.622 प्लस 0.552, 3.554 इंटू 50,000। मैंने एक बात क्लास में और बताई थी कि जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स क्वेश्चन में दे रखे होते हैं वही लेना। मान लो 12.6 है, आपने कैलकुलेटर पे निकाले, वो कुछ और आ रहे हैं हल्के फुल्के, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो क्वेश्चन में दे दिए ना पीवी फैक्टर उसका इस्तेमाल करो और अपनी टेंशन कम करो। 177,700, एक हम लिखेंगे पीवी ऑफ जीआरवी, जीआरवी 5वें साल के एंड में, तो 5वें साल के एंड का पीवी फैक्टर है ये जीआरवी 552, 25,000 रुपये की जीआरवी। लो जी, क्वेश्चन बनाया है, मज़ेदार क्वेश्चन है सर, टोटल लगाओ 191,500। उसके बाद लिखेंगे हम रिकग्निशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, क्या लिखते हैं, पीवी ऑफ MLP 191,500 और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 2 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, 191,500। मैंने क्लास में आपको बताया था जिस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ MLP आपस में मैच ना करें, पक्की बात है बीच में UGRV होगा। UGRV क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि UGRV लेसर के लिए रेलिवेंट होता है, क्वेश्चन लेसी के लिए बनाया गया है, तो UGRV होगा तभी पीवी ऑफ MLP कम आ रहा है, नहीं तो फेयर वैल्यू के बराबर ही आता। क्या एंट्री पास करेंगे बताओ, एंट्री पास होती है एसेट ऑन लीज डेबिट टू लेसर, इसको हम लाइबिलिटी बोल देते हैं, 191,500, 191,500, और इसमें बोल देंगे बीइंग एसेट एंड लाइबिलिटी recognized on the basis of fair value or PV of MLP, whichever is lower, whichever is नरेशन हो गया आपका, क्वेश्चन ख़त्म, पैसा आजम 5 नंबर अंदर। जय श्री राम। जिंदल सर MTP का आंसर दिखाना, क्यों मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं सर भरोसा बहुत है, दिखा दो ना यार। अच्छा दिखा देता हूँ जी, मुझे पता है आप मेरे पे भरोसा करते ही नहीं। हमने एनओटी बना के शॉर्टकट मारा, इन्होंने एक एक पीवी फैक्टर लगाया बच्चों की तरह, आया इतना ही, एंट्री डाल के परे किया इन्होंने। चलें जी आगे। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में आ गया मैं। ये हमारा जी सेकंड क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका।
कोई कंपनी है जी PIL लिमिटेड, इन्होंने एक इंटेंजिबल एसेट शो कर रखा है 72 लैक्स का 31 मार्च 22 को। घंटी बज जानी चाहिए कि AS 26 का क्वेश्चन है। लीज की बात करेगा तो AS 19 का क्वेश्चन था, और अगर इंटेंजिबल की बात करेगा तो AS 26 का क्वेश्चन है। वेरी गुड, चलें आगे। दिस एसेट वाज एक्वायर्ड फॉर 120 लैक्स एज ऑन 1 अप्रैल 16। अच्छा, 1/4/16 को ख़रीदा था। 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 6 साल हो गए हैं सर। अगर मैंने कोई एसेट 120 लाख में ख़रीदी, आपको पता ही है कि AS 26 कहता है किसी भी इंटेंजिबल को 10 ईयर्स में राइट ऑफ करो। तो 10 ईयर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 48 बैलेंस शीट में होना चाहिए। अगर मैं किसी एसेट को पिछले 6 साल से यूज़ कर रहा हूं तो 6 साल में मैंने उसको अमोर्टाइज किया होगा। अब बताओ 10 में से 6 अगर निकल गए हैं तो बचे कितने हैं? 4। तो मेरी बैलेंस शीट में 4 साल के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो 120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, 48 लाख मेरे पास होने चाहिए, और मैं शो कितने कर रहा हूँ? 72। ये तो गलत बात, यानी 24 लाख रुपए ओवर वैल्यूएशन चल रही है। जो इंटेंजिबल मेरी बैलेंस शीट में 48 का दिखना चाहिए एज पर AS 26 अमोर्टाइजेशन पॉलिसी, दैट एसेट इज शोन बाय द कंपनी एट 72 लैक्स, देयर इज अ ओवर वैल्यूएशन इन बैलेंस शीट बाय 24 लैक्स। देखना पड़ेगा क्यों। हो सकता है अमोर्टाइजेशन लाइफ इनकी डिफरेंट हो। देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन, आओ मेरे साथ। एंड द सेम वाज यूज्ड फ्रॉम दैट डेट। ठीक है जी, जब से खरीदा तब से यूज़ कर रहे हैं, हमें सारी बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। द कंपनी हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स ऑन SLM बेसिस। यहाँ पड़ गया कलेश। 15 साल तो अलाउड ही नहीं है। नहीं सर, आपने AS 26 में लिखवाया था 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से कम आप पॉलिसी चूज़ कर सकते हो, बस रीज़न बताने पड़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन रीज़न बता रहा है कि 15 साल क्यों लिए हैं? कुछ लिखा है कि सरकार से परमिशन है, लॉ की परमिशन है, ये एक्ट है, वो एक्ट है, कोई रेफरेंस दी? बिना रेफरेंस के 15 साल तो ले ही नहीं सकते। या तो रीज़न बताओ। मान लो कॉपीराइट है, कॉपीराइट 20 साल का होता है, लिखा होता है कॉपीराइट एक्ट के अंदर कि एज पर कॉपीराइट एक्ट आपको हम 20 साल का कॉपीराइट देते हैं। कोई भी पुरानी फिल्म उठा के देख लो, 20 साल के लिए कॉपीराइट होता है। अब लोग पुराने गानों को रीमिक्स क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कॉपीराइट एक्सपायर हो गया, और जिन कंपनीज के पास कॉपीराइट था उन्होंने उसको रिन्यू नहीं कराया, क्योंकि कॉपीराइट में पैसे लगते हैं, उससे कुछ आना नहीं है, पुराने रिकॉर्ड से कुछ आना नहीं है, वो कॉपीराइट रिन्यू नहीं होता। तो ये जो नए बंदे हैं वो DJ बना के उसको रीमिक्स बना के फिर YouTube पे डाल देते हैं। तो कॉपीराइट का कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए कि अगर आप 10 साल से ज़्यादा लेते हैं तो नहीं है तो सर ये पॉलिसी गलत है, आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो 72 माइनस 48, 24 आपका एक्सेस है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए एक एंट्री डालनी पड़ेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट 24। इसको राइट ऑफ करने से क्या होगा? इसको राइट ऑफ करने से मेरी बैलेंस शीट का इंटेंजिबल 72 से 48 पे आ जाएगा। सर इसका आंसर कैसे देंगे मैं बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एसेट विद रेफरेंस टू AS। कमेंट करना है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कमेंट करना है ना, और आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री भी देनी है। दे देते हैं। कमेंट करने में तो सर हम नंबर 1 है। आपको सिर्फ ये लिखना है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS 26 अमोर्टाइजेशन पॉलिसी which is allowed in the statement is 10 years on SLM basis. In the given question, company is following 15 years without giving any reason, so this period is wrong. So we have to rectify the carrying amount which is shown by company at 72 lakh rupees. हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हम उसमें लिखेंगे कैरिंग अमाउंट एज पर 10 years एज ऑन
कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज ऑन 1/4/22 एज पर AS 26 पॉलिसी रूल। तो हम इसमें लिखेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, ये होना चाहिए 48। फिर हम इसके नीचे लिखेंगे कैरिंग अमाउंट एज पर कंपनीज पॉलिसी 72। सो एक्सेस बैलेंस 24 और इसकी एक एंट्री डाल देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट 24। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था क्वेश्चन। एक लीज का क्वेश्चन है, एक अमोर्टाइजेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है। जिंदल सर इसका आंसर दिखाना। आंसर देखोगे, लो मानना थोड़ा ना आपने, कोई जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना भी नहीं, वो मानना भी नहीं। लो ये इसका बी पार्ट है। ये पहले 10 ईयर्स की बात की इसने कि जी मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स होता है, 15 साल तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है जी। फिर इन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया। मैंने सीधा 4 से मल्टीप्लाई करके 48 निकाल लिया, इन्होंने 6 से मल्टीप्लाई करके पहले अमोर्टाइजेशन निकाला और 120 माइनस 72 करके 48 निकाला। हमने सीधा ही डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 करके 48 निकाल लिया था। हमारा शॉर्टकट था, ये तो चलता है सर अपना घूम घुमा के जलेबी की तरह, है ना, पहुंचता वही है। फिर जो डिफरेंस बता रहा है जी हमें 24 लाख का है जी, 72 लाख दिखा रखे हैं, 48 लाख होने चाहिए और इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री भी डाल दी। यहाँ पे P&L भी यूज़ कर सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व P&L ही होता है सर आपका। मैं सर आपको ले आया इसके सी पार्ट में। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का क्वेश्चन है। ये AS 26 का क्वेश्चन था, ये AS 19 का क्वेश्चन था, ये AS 5 का क्वेश्चन है। देखो सर, एक कंपनी ने एक प्रोविज़न क्रिएट किया है 7.5 लाख रुपए का स्टाफ वेलफेयर के लिए, जब ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे 21-22 के। 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का फाइनेंशियल ईयर है और 7.5 लाख का प्रोविज़न डाल दिया इन्होंने, ठीक है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में कहता है जी 31 मार्च 22 को in a meeting with staff welfare association it was decided to increase the amount of provision for staff welfare 10 lakh rupees। 31 मार्च को मतलब साल की आखिरी डेट को इनकी मीटिंग होती है यूनियन के साथ। वो कहते हैं नहीं 7.5 लाख रुपए कम है, 10 लाख करो, 2.5 लाख से प्रोविज़न बढ़ाओ अपना। तो कोई बात नहीं, करंट ईयर में पता लग गया। अगर कोई करंट ईयर का खर्चा है और करंट ईयर में आप उसको बढ़ा देते हो तो ये कोई प्रायर पीरियड आइटम थोड़ा ना, कोई मिस्टेक नहीं है, ना ही कोई एक्सेप्शनल आइटम है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। मैंने कोई खर्चा बुक्स में 7.5 लाख रुपए डाला था और मुझे इसी साल उसको 10 लाख करना पड़ गया, तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, अमाउंट बढ़ा देंगे, चेंज इन एस्टिमेट है। और चेंज इन एस्टिमेट भी मैं इसको बोल तो रहा हूँ, लेकिन चेंज इन एस्टिमेट की तरह दिखाऊंगा नहीं। क्यों? अगर मैंने पिछले साल कोई प्रोविज़न बनाया होता और उसका रिजल्ट आ जाता, मान लो मैंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बना दिया 10,000 का पिछले साल, इस साल बैड डेट्स हो गए 11,000 के, तो 1,000 रुपये मैं चेंज इन एस्टिमेट के नाम से करंट ईयर में डाल देता, पिछले साल का रिजल्ट आएगा तो वो चेंज इन एस्टिमेट होता है। ये तो भैया करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर में रिवाइज हो गया, तो मैं चेंज इन एस्टिमेट तो कह रहा हूँ, लेकिन उसको हम चेंज इन एस्टिमेट की तरह भी नहीं दिखाएंगे। ये खर्चा अदर एक्सपेंसेस में शो होना था P&L में, अदर एक्सपेंसेस में ओरिजिनल क्लासिफिकेशन में जाएगा, ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ना एक्सेप्शनल है, ना प्रायर पीरियड है, क्योंकि पिछले सालों का कुछ हो ही नहीं रहा ना। करंट ईयर की अमाउंट करंट ईयर में चेंज हो गई आपकी। तो 7.5 लाख का प्रोविज़न 10 लाख करना है, मैं काट के अभी कर देता हूँ फिगर चेंज, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा 2.5 लाख से बस। तो अगर पिछले साल की मिस्टेक करंट ईयर में पता लगती है तो प्रायर पीरियड आइटम है, पिछले साल प्रोविज़न इस बार रिजल्ट आ रहा है तो चेंज इन एस्टिमेट है, प्रोविज़न का रिजल्ट आ गया जी, कम ज़्यादा हो गया, पर ये तो करंट ईयर की अमाउंट करंट ईयर के P&L में जा रही है, ओरिजिनल क्लासिफिकेशन में पड़ी रहेगी। दी अकाउंट्स
वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 अप्रैल। कोई बात नहीं, अप्रूवल 15 अप्रैल को आया है, पर हमने तो 31 मार्च को ही अमाउंट चेंज कर ली ना। इसमें AS4 का तो कोई लेना देना नहीं, ना कोई इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, कुछ नहीं है। जब हमारी मीटिंग 31 मार्च को हो गई तो अप्रूवल डेट वाली तो बात ही नहीं एप्लीकेबल होती कि अप्रूवल डेट से पहले मीटिंग हुई, अप्रूवल डेट के बाद मीटिंग हुई। 31 मार्च को मीटिंग हो गई, 31 मार्च को खर्चा हमारा ठीक हो गया, कोई बात नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सच रिवीजन in the financial statement for the year ended March 22 in line with AS5. No extraordinary, no exceptional, no prior period. It's just a change in estimate, but we will show it under original classification without any change. जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन बनता है उसी में पड़ा रहेगा। और आपको P&L का फॉर्मेट पता है, शेड्यूल 3 का। प्रोविजंस हमारे जो हैं अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। P&L में जब हम खर्चे डालते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, परचेजेस, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, फिर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर आता है अदर एक्सपेंस। सारे खर्चे वहाँ दिखाते हैं, इसको वहीं दिखाएंगे। 7.5 लाख की जगह 10 लाख दिखा देंगे। करंट ईयर में सेटल हो गया। अच्छा, दिखाऊँ इसका आंसर, ये देखो। एज पर दी AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस प्रायर पीरियड आइटम, एक लाइन में तो AS का नाम ही आया है जी इसमें। अच्छा, द चेंज इन अमाउंट ऑफ स्टाफ वेलफेयर प्रोविजन अमाउंटिंग टू 2,50,000 इज नीदर अ प्रायर पीरियड आइटम नॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना तो ये PPI है, ना ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है जी। इट इज़ अ चेंज इन एस्टिमेट विच हैज़ बीन अकर्ड इन दी करंट ईयर। चेंज इन एस्टिमेट ज़रूर है, लेकिन पहले इसी साल में ही चेंज हो गया ये, तो हम इसको साफ साफ लिखेंगे। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासिफाइड यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वाज यूज्ड प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट। जितनी अमाउंट 7.5 लाख रुपए की जहाँ दिखानी थी वहीं पे हम 10 लाख दिखाएंगे, बस इतनी सी बात है उसमें। ये तो सर कोई दमदार क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं कब कह रहा हूँ कि दमदार क्वेश्चन है। ये हमारे D का फर्स्ट पार्ट है और ये दोनों ही क्वेश्चन AS29 पे आए हुए हैं। कोई कंपनी है जी, इनका डिस्प्यूट हो गया किसी कॉम्पिटिटर के साथ, और जो डिस्प्यूट है वो इस बात पे है कि आपने कॉपीराइट्स का यूज़ किया है। मतलब एक कंपनी के पास कॉपीराइट है, उनका ये हमारे ऊपर एलिगेशन है कि हमने उनका कॉपीराइट यूज़ करके पैसा बनाया है। कॉम्पिटिटर ने कोर्ट में केस कर दिया जी और हमसे डैमेजेस मांग रहा है 2 करोड़ रुपए के। अच्छा, हमारा कॉम्पिटिटर हमसे 2 करोड़ मांग रहा है। The directors are of the view that claim can be successfully resisted by the company. डायरेक्टर कहते हैं कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका जो क्लेम है कोर्ट में रेसिस्ट कर देंगे, मतलब रोक देंगे उसे, हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मत बनाओ प्रोविज़न। प्रोविज़न की डेफिनेशन सबको पता है। देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। आउटफ्लो शुड बी प्रोबेबल एंड देयर शुड बी अ रिलायबल एस्टिमेट। मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए पास्ट इवेंट्स की वजह से, एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए और एक आउटफ्लो प्रोबेबल। मैंने बताई थी आपको सारी बातें डिटेल में AS29 में कि प्रोविज़न की डेफिनेशन में ये सारी कंडीशन कैसे पूरी होती हैं। तो इसमें क्या आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। जब डायरेक्टर कह रहा है भाई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, रोक लेंगे उसको, तो प्रोविज़न क्यों बनाएंगे। When outflow is not probable, we should not create a provision in the profit and loss account, but we must disclose it as a contingent liability. प्रोविज़न मत बनाओ, लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह तो दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है आपका। क्वेश्चन खत्म, पैसा है जब। क्या नहीं बताओ इसको AS29 के हिसाब से कैसे डील करें। तो करना क्या है, प्रोविज़न विल नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर बट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। पहले आप प्रोविज़न की डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप लिखोगे इन द गिवन केस द आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल एज डायरेक्टर्स आर ऑफ द व्यू दैट क्लेम कैन बी रेसिस्टेड इन द कोर्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन
we should not provide for this provision and but we will disclose it as a contingent liability. That's it. जय श्री राम बोल के आगे बढ़ेंगे. 5 नंबर पक्के हो गए आपके. फिर इसका सेकंड पार्ट आ गया जी. What is meant by restructuring provision as per AS 29? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविज़न क्या होता है जी? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविज़न होता है जब कंपनी के लिए हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाते हैं और स्कीम बनाने पे पैसे लगेंगे, तो जितने पैसे लगेंगे उसके लिए प्रोविज़न बनाना. कंपनी का आप लिक्विडेशन करके किसी और को बेचना चाहते हैं, जब हम किसी कंपनी को वाइंड अप करके किसी और को बेचेंगे, ये भी रीस्ट्रक्चरिंग का एक टाइप है. तो इस पूरे प्रोसेस में जो पैसे लगेंगे उसका प्रोविज़न बनाना. आप कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ये भी रीस्ट्रक्चरिंग है. अच्छा, फिर व्हाट कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग सच प्रोविज़न. ये क्वेश्चन को पूछना नहीं चाहिए था क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट आ गया. ये कोई हम सारा एएस थोड़ा ना घुस के पढ़ने वाले हैं. इन्होंने तो अंदर की बातें पूछ ली कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. वैसे इसमें एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, रीलोकेशन, वो फालतू के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लर्न कर लेना प्लीज़. मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर. ये पहले प्रोविज़न की डेफिनेशन आ गई, ये पुराना, ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया. ये देखो एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है. रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविज़न शुड इंक्लूड द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रीस्ट्रक्चरिंग विच आर दोज दैट आर बोथ नेसेसरीली बाय द रीस्ट्रक्चरिंग not associated with ongoing activities of the enterprise. कोई सॉलिड डेफिनेशन नहीं है, मैंने तो आपको फिर भी 2 एग्जांपल दे दिए. अच्छा जी, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? रीलोकेशन कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की, मार्केटिंग की, ये सारी चीज़ें लर्न कर लेना बेटे. थ्योरेटिकल पार्ट है, सीखने वाला कुछ ना है इसमें. ये एएस के 4 क्वेश्चन कंपलसरी दिए इन्होंने. फिर आ गया जी इनका वो पार्ट जो हमारी क्लास बुक में से ही है और आपने पढ़ा हुआ है. मैं नहीं करा रहा क्योंकि सर क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं मैं नहीं कराता, कुछ नया होगा तभी कराता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2A है, तो 2A है तो ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एमेलगामेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मर्जर का और क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है. मैंने आपको एमेलगामेशन में 2 तरह के क्वेश्चंस दिए थे, एक मेन और एक एक्स्ट्रा. तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का बेटे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2A है ना. हाँ 2A, ये है क्वेश्चन नंबर 8. और आपको पता है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का 8th क्वेश्चन है और जो एमटीपी में क्वेश्चन है, इसमें क्या फ़र्क है? मेरी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें डेटर, बीआर, क्रेडिटर और बीपी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, और इन्होंने क्या किया ना, इसको एडिशनल में दिखाया है. यहाँ पे लिखे हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल का ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है. बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं पेबल, पेबल का ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है. और जो क्वेश्चन अपनी बुक में है उसमें ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में दिख रही हैं, उसका अलग से ब्रेकअप नहीं है. बीपी, बीआर, डेटर, क्रेडिटर सब बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, इतना ही फ़र्क है बस, बाकी सब सेम है. अच्छा जी, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 2B में. ये तो देखते पता लग गया एनबीएफसी का क्वेश्चन है, ये तो एनबीएफसी का क्वेश्चन है. और ये एडिशनल प्रोविज़न नहीं बनाते हम, एक होता है बेसिक प्रोविज़न, हायर परचेज वाले जो इंस्टॉलमेंट्स पे बनाते हैं हम, एक होता है बेसिक प्रोविज़न, एक होता है एडिशनल प्रोविज़न. ये एडिशनल प्रोविज़न का क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 1, और ये 2 बार है हमारी बुक में. क्वेश्चन नंबर 15 भी यही है क्लास बुक का. और ये जो मैं आपको क्वेश्चन की नंबरिंग बता रहा हूँ बेटे, ये लेटेस्ट पीडीएफ के बेसिस पे बता रहा हूँ, और मैंने लेटेस्ट पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ इंटर के बच्चों के साथ. जिस मैसेज में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट डाली थी ना, एक लिंक दिया था, उसमें पूरा लेटेस्ट पीडीएफ है. तो जिन बच्चों ने तो लेटेस्ट बैच में क्लासेस खरीदी है उनके पास तो है ही, जिन बच्चों के पास पुराने बैचेज़ हैं वो लेटेस्ट पीडीएफ रेफ़र कर सकते हैं. उसमें क्वेश्चन पीछे से कुछ ऐड किए थे मैंने, तो वैसे आपने देख लिए होंगे. मैं जब मैसेज शेयर करता हूँ बच्चे सिंसियरली देखते ही हैं. तो मेरे जितने भी क्वेश्चंस की नंबरिंग है ये लेटेस्ट पीडीएफ वाली है अपनी. मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में.
मैं आ गया सर चलते चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है पार्टनरशिप का। मुझे बच्चों ने मैसेज किए, गंदे गंदे मैसेज। क्या जिंदल सर आपने पार्टनरशिप के चैप्टर में एडमिशन का क्वेश्चन डाल दिया, फिर सेल टू कंपनी कराया, डेथ का क्वेश्चन डाल दिया, फिर सेल टू कंपनी कराया, रिटायरमेंट का क्वेश्चन डाल दिया, फिर सर इतने बड़े बड़े 2-2 पेज के क्वेश्चन करा रहे हो, पेपर में थोड़ा ना आते हैं। ये लो आपके सामने पड़ा है सर, इसमें एडमिशन भी है और सेल टू कंपनी भी है। और ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 इन क्लास बुक। छोड़ के मत जाना, एमटीपी में अगर ये क्वेश्चन दे रहे हैं इतना लेंदी, एडमिशन प्लस सेल टू कंपनी, तो ये जिंदल सर फिगर्स बदली हुई है ना, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है भैया, सब सेम है। छोड़ के मत जाना, करके जाना। चलते चलते मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। 20 नंबर का क्वेश्चन है सर, हाँ पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। उत्तरी क्वेश्चन नहीं आता, गए 20 नंबर पानी में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है सर। ये आया होल्डिंग कंपनी में से और ये कंसोलिडेटेड P&L का क्वेश्चन है। और ये हमारी क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 37 है, पेज नंबर 239 पे। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ ना, 37 क्लास बुक में, ये स्टडी मैट से लिया था मैंने। अगर आपको डिट्टो क्वेश्चन चाहिए, कट कॉपी पेस्ट, फिगर भी नहीं बदलनी, तो हमारी क्लास बुक में आपको जाना चाहिए पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस की लिस्ट में, पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 1। और ये बेटे नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। मैंने क्लास बुक में ना पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऐड किए थे, मैं तभी तो कह रहा था कि पीडीएफ में चेंजेस थे, पुराने बच्चों के पास नहीं होगा शायद, वो देख लें। तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। कट कॉपी पेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन उठा के एमटीपी में डाल दिया। और यही क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी है, स्टडी मैट का क्वेश्चन देख लो या ये क्वेश्चन देख लो, दोनों सेम है। फिगर सेम चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, कॉन्सेप्ट देखना तो ये वाला क्वेश्चन। 4th का बी पार्ट सर, लो कर लो बात। ये तो बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है, ये तो बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड पे है, ये तो रिबेट ऑन बिल्स पे है। ये तो एक नहीं सर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारा क्लास बुक में 33, 32, 31, 29 4 क्वेश्चन है ऐसे, तो देखते आप मुस्कुराने लग जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5A में आ गया सर, लो जी लिक्विडेशन का क्वेश्चन है सर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। हमने क्वेश्चन किया था लिक्विडेशन में जिसमें 200 शेयर का पैसा नहीं आया था, और मैंने एक नोट लिखवाया था कि अगर 200 शेयर पे कॉल्स नहीं आ रही तो ये तभी पॉसिबल है जब शेयर होल्डर की डेथ हो गई और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो मेंटली डिसेबल हो गया, पैसा रिकवर हो ही नहीं सकता। तो 200 शेयर्स को हमने शेयर्स के लिस्ट में से हटा के बाकी पे 3800 शेयर पे लॉस पर शेयर निकाला था। ये वही क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट क्लास बुक का। अगर आप देखेंगे तो क्लास बुक का 5A क्वेश्चन नंबर 15 15वां क्वेश्चन है जी। और पेज नंबर देखना है तो पेज नंबर है 184, कट कॉपी पेस्ट। फाइव ए के बाद 5B आ गया, बैंकिंग कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है सर, बैंकिंग कंपनी P&L बनाना है सर। और ये हमारी क्लास बुक का है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें करना क्या है ये देखो, आपको टोटल इंटरेस्ट अर्नड दे दिया लोन्स पे, टोटल अर्नड थोड़ा ना लेते हैं, पीए का अर्नड लेते हैं, एनपीए का कलेक्शन लेते हैं। फिर आपको बता रहा है अर्नड ऑन एनपीए, कलेक्शन ऑन एनपीए। तो करना क्या है, आपको 2550 लेना है, इसमें से माइनस करना है 731 और प्लस करना है 238, ये लेना है फिगर, करेक्ट करना है इसको।
फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन कैश क्रेडिट और इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड दे दिया, तो 5663 माइनस 923, एक ये लेना आपको, एक ये करेक्शन करनी थी, एक ये करेक्शन करनी थी, बस उसके बाद तो क्वेश्चन बना लो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 14 में जाएगा, ये करेक्शन करके 13 में जाएगा, कमीशन 14 में जाएगा, 14 में जाएगा, 14 में जाएगा, ये 13 में जाएगा, ये 16 में जाएगा, 16 में, 16 में, 16 में, 16 में, 16 में, 16 में। और ये जो प्रोविज़न बनाना है, ये जो आपने प्रोविज़न बनाना है, नीचे स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है, लो जी 0.4, सब स्टैंडर्ड फुली सिक्योर्ड है, लो 15, डाउट फॉर 100, 1 ईयर है, लॉस एसेट्स है 100। प्रोविज़न बना के प्रोविज़न में दिखा देना, 10 नंबर का क्वेश्चन है जी, काम ख़त्म, पैसा हजम। ये कोई क्वेश्चन है बताओ। इस बार जो MTP2 आई है ना सर, ये कुछ दमदार नहीं है, मैं बताऊँ, लेंदी बहुत है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं पर मुश्किल नहीं है। 6A AS7 का क्वेश्चन है सर, ये है हमारी क्लास बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 99। मैंने AS7 में कुछ क्वेश्चन ऐड किए थे स्टडी मैट और पास्ट एग्जामिनेशन के, तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो। मैं आ गया जी 6B में। ये तो AS20 का क्वेश्चन है और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है सर। इसमें तो ओपनिंग बैलेंस है, एक इश्यू है, एक बायबैक है और फिर क्लोजिंग बैलेंस है, टाइम फैक्टर लगाना है आपने। ये क्वेश्चन है जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का और ये क्लास बुक का बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन। और फिर हमारे पास है 6D, ये है ESPP का क्वेश्चन। पता नहीं इनके पास एक ही क्वेश्चन है, वही डाल देते हैं हर बार। ESPP का क्वेश्चन है ये, और ये क्लास बुक का हमारा 12, 13, 14 नंबर क्वेश्चन, 12, 13, 14 और पेज नंबर है 153। क्लास बुक में 3 क्वेश्चन है ऐसे। और मुझे बताओ पूरे MTP में कुछ था? अगर मैं ये वीडियो आपको नहीं भी देता तो भी आप कर लेते, बस सेटिस्फैक्शन के लिए देना पड़ता है। और कायदे से बेटे RTP MTP तो बच्चे को खुद ही करने चाहिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मैसेज कर देता है सर कराओ 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 कराओ, करवाना पड़ता है सर, मजबूरी है। ये तो मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ बेटे आपका, है ना। तो ये आपकी MTP है, ख़त्म है सर। मेरे पास कुछ था ही नहीं बताने को, इसमें सब कुछ तो क्लास में किया हुआ है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे इस बार एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुली क्रैक करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, साथ में हमारा भी नाम चमकाएंगे, है ना। देखो सही सेक्रीफाइस तो पेरेंट्स का ही है। हम तो टीचर लोग हैं सर, मैं गुरु तो नहीं बोलूँगा, हम शिक्षक लोग हैं सर। गुरु और शिक्षा में फ़र्क होता है। जब हम फीस ले लेते हैं ना किसी चीज़ की, तो वो शिक्षक बन जाता है, और जब कोई चीज़ विदाउट फीस दी जाती है ना, वो होता है गुरु। तो हम गुरु तो नहीं कह सकते अपने आप को, है ना। हम तो शिक्षा के लिए पैसे लेते हैं आपसे, हम शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बेस्ट विशेज़, आप शुभकामनाएं करते हैं कि आपको जितना ज्ञान हमने दिया वो आपके काम आए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पेपर को सक्सेसफुली क्रैक करो और CA का तमगा लगाओ और थोड़ा सा नाम हमारा भी चमकाओ। बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स, बाय बाय।